हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये हम आज ये पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकेंड बुक का पहला टॉपिक है आपका प्रत्यास्थता से संबंधित है। और इसमें एक तो सबसे पहले हमने आपको सिलेबस दे दिया है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें देखिए 4 यूनिट में है ये पार्ट्स। ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट खा। और इसमें पहले पार्ट में खा पार्ट में 4 यूनिट। पहला है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या स्थूल द्रव्यों के गुण। और इसमें जो टॉपिक हैं इलास्टिसिटी है, फ्लूइड प्रेशर है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, सरफेस टेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन है एंड कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसमिशन। ये इतने टॉपिक हैं इसमें। और दूसरी यूनिट है आपकी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, समतापी और उद्घोष प्रक्रम पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक हैं एक ऊष्मा इंजन, हीट इंजन, और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरी यूनिट है आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगत सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये पूरी एक यूनिट है। और चौथी यूनिट है, इसमें 8 टॉपिक हैं आपके। पहला ऑसिलेशन एंड वेव्स, सेकेंड है सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोलन अथवा कंपन ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस, तीसरा है तरंगत वेव मोशन, चौथा है प्रगामी आवर्त तरंगे प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, और छठा है स्टेशनरी वेव वायु स्तंभों के कंपन, और नेक्स्ट है तनी डोरी के कंपन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग और सोनोमीटर और डॉपलर इफेक्ट। लेकिन इस प्रकार के ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में 30% की कमी की गई है। और जो 30% की कमी की गई है, मतलब वो 30% की जो कमी की गई है, इसमें देखिए ये तीनों यूनिट में 4 यूनिट में हमने लिखा है, ये भी लिख दिया है। ये एक तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में स्थूल द्रव्य के गुण, इसमें प्रत्यास्थ व्यवहार हटा दिया गया है। प्रत्यास्थता से अपरूपण नहीं है। दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन रेशियो पॉइसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा और ऊष्मा ताप, ऊष्मा स्थानांतरण, चालन संवहन एवं विकिरण। खाली ये डेफिनेशन इनकी हटाई गई, इसके डेरिवेशंस हैं कोर्स में। सेकेंड यूनिट में ऊष्मागतिकी से सिर्फ हटाया गया ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर्स। थर्ड यूनिट में कोई भी खंड नहीं हटाया गया है, पूरा पढ़ना है, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, बिहेवियर ऑफ गैसेस है। और चौथे यूनिट में ऑसिलेशंस, तरंग वेव्स, फंडामेंटल मोड और डॉपलर प्रभाव। इसमें 1-2 टॉपिक कम कर दिए गए हैं। तो ये 30% इसमें से कोर्स कम कर दिया गया है, क्योंकि इस बार आप लोगों का रेगुलर क्लास नहीं चला है कोविड-19 की वजह से, इसलिए इतना सिलेबस कम कर दिया गया है। अब इसमें देखिए, मैं आपको जो मैटर भेजूंगा सब PDF बना के भेजूंगा, आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिसे सबसे पहले आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर कॉपी को देखकर व्याख्यान या लेक्चर कम से कम 2 बार सुने, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न को लगाकर भेज दिया जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको आंकिक प्रश्न पाठ्यक्रम के साथ ही भेजा जाएगा। तो ये तो उसके पढ़ने स्टडी करने का तरीका है।
जो बुक्स है देखिए, एक तो एनसीईआरटी की किताबें आती है, एनसीईआरटी की भाग 1 भाग 2। एनसीईआरटी किताब मांगिएगा तो मिल जाएगी, लेखक अलग अलग है लेकिन मैटर सभी में करीब करीब एक ही। इसके साथ अगर आप ले सकें तो एक रेफरेंस बुक्स ले लें। रेफरेंस बुक्स में भाई मैं तो कुमार मित्तल को पसंद करता हूँ, नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल। आपके पास कोई किताब है रेफरेंस बुक तो उससे ही काम चला लीजिए। और एक प्रैक्टिकल की किताब लेनी पड़ेगी, जब प्रैक्टिकल होगा तब, अभी नहीं लेनी। तो ये तो आपको किताब के बारे में हुआ। वैसे मैं आपको जितना मैटर भेज दूंगा पीडीएफ में वो सफिशिएंट है। न्यूमेरिकल भी हम साथ में आपको भेज देंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगा के कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको भी तो बिना रेफरेंस बुक के भी चल जाएगी। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं किताबों को, तो ज़रूर लीजिए। जो अच्छे बच्चे हैं जिनको कंपटीशन वगैरह में बैठना है उसको सब पढ़ो। दूसरी चीज़, जो सिलेबस कम किया गया है, इस सिलेबस में जो कम किया गया है वो हम आपको यहाँ पे दे दिए हैं लिख के। और लेकिन जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो लगभग पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें एक्चुअली क्या होगा, नहीं तो समझाने में दिक्कत होगी। तो आप उन पोर्शन को एग्जाम के लिए ना पढ़िएगा, बाकी कंपटीशन वगैरह के लिए उसको आप पढ़ें। अब सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे। जो पहला टॉपिक है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या होती है? देखिए, अगर किसी बस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। किसी बस पर बाह्य बल लगाया जाए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और अगर उस बल को हटा लें तो बस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी। ये रबड़ की डोरी आप लीजिए, खींचिए, लेंथ बढ़ गई, छोड़ दीजिए, फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। तो ये जो बल किसी बस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात बस विकृत, डिफॉर्म्ड हो जाती है, उसका आकार बदल जाता है। और इस बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। इस बल को हटा लेने पे क्या होगा? बस अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगी। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता कहते हैं। और जिस बस में ये गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। इलास्टिक सब्सटेंस, इलास्टिक मटीरियल। बाकी आप लोग जैसे हिंदी मीडियम में है, लेकिन साथ ही साथ में टर्म्स वगैरह दोनों में पढ़िए, क्योंकि आगे के क्लास में हिंदी मीडियम अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कहा गया, डेफिनेशन क्या हुई प्रत्यास्थता की? प्रत्यास्थता किसी बस के पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण बस किसी विरूपक बल, विरूपक बल मतलब बाह्य बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे इस बल को हटा ली जाती है बस अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। ये प्रत्यास्थता का गुण है। अब देखिए, वस्तुएं, पदार्थ तीन तरह से होती है। एक तो प्रत्यास्थ बस, दूसरा प्लास्टिक बस, और तीसरा कहते हैं दृढ़, रिजिड बॉडी। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी एंड रिजिड बॉडी, दृढ़ बॉडी। देखिए, प्रत्यास्थ बस उसको कहेंगे कि किसी बस पर अगर बाह्य बल लगाया जाए और हटा लें तो अपनी पूर्णतः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तो उस बस को क्या कहेंगे? कि वो प्रत्यास्थ है, इलास्टिक। प्लास्टिक, जिस पे बाह्य बल लगाया जाए वो विकृत हो जाए लेकिन अपनी पूर्वावस्था में ना लौटे, तो उसको क्या कहेंगे? प्लास्टिक मटीरियल, प्लास्टिक सब्सटेंस। ठीक है। और तीसरा है, वैसे अगर देखिए तो कोई भी बस ना तो पूर्णतः इलास्टिक होती है ना प्लास्टिक होती है, बल्कि इनके बीच की स्थिति होती है। और दृढ़ बस उसको कहते हैं, रिजिड बॉडी,
कि किसी बस पर बाह्य बल लगाने पर बस के कणों के सापेक्ष स्थितियां ना बदलें तो ऐसी बस को क्या कहेंगे? दृढ़ बस कहते हैं। दृढ़ बस भी कोई भी नहीं होती है 100% परफेक्टली। अगर दीवार है तो इस पे आप बल लगाइए तो इनके कणों के बीच आपेक्षिक विस्थापन नहीं हो तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि ये दृढ़ वस्तु। क्वार्ट्ज के टुकड़े वो क्या होते हैं? दृढ़ वस्तु होती। तो वैसे 100% ना कोई इलास्टिक होता है ना प्लास्टिक होता है, इनके बीच की अवस्था होती है। रिजिड बॉडी उसको कहते हैं कि उस पर अगर बाह्य बल लगाया जाए तो उस पदार्थ के कणों के बीच आपेक्षिक विस्थापन ना हो तो उसको क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। क्योंकि एक टॉपिक है रोटेटिव मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो उसके बाद है प्रत्यास्थता की सीमा। ऐसा नहीं है कि आप किसी बस पे बल लगाएं उसके आकार में परिवर्तन हो जाए और उस बल को हटा लीजिए विरूपक बल तो वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो एक सीमा के अंतर्गत ही होता है। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थता गुण विद्यमान रहता है उस पदार्थ का प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती। तो प्रत्यास्थता की सीमा में आपने देखा कि प्रत्यास्थता की सीमा एक लिमिट तक ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई तार है, स्टील का तार लीजिए तो स्टील का तार खींचिए लंबाई बढ़ जाएगी और फिर बल हटा लीजिए तो फिर अपनी स्थिति में हो जाएगी। लेकिन अब स्टील के तार को इतना खींच दीजिए कि उसकी लंबाई 2-3 गुना बढ़ जाए तो वो फिर अपनी पूर्वावस्था में नहीं आएगी। तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत ही ये मतलब प्रत्यास्थता का गुण उत्पन्न होता है। अब देखिए इसमें जो मेन आर्टिकल यहां से है आपका प्रतिबल विकृत और हुक का नियम, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। प्रतिबल क्या होता है? कोई बस साम्यावस्था में है और उसके अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानन बल को प्रतिबल कहते हैं। इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स या प्रत्यानन बल उसको कहते हैं कि जो वो बल जो किसी बस को अपनी पूर्वावस्था में ले आवे उसको क्या कहेंगे? प्रत्यानन बल। जैसे एक स्प्रिंग को खींचिए एक प्रत्याशा सीमा के अंतर्गत लंबाई बढ़ जाएगी, छोड़ दीजिए बल हटा दीजिए फिर अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी। लेकिन अब स्प्रिंग को इतना खींचें कि वो सीधा तार बन जाए तो अपनी पूर्वावस्था में नहीं आएगी। तो जो प्रत्यानन बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल एकांक क्षेत्रफल पर जो लगेगा उसको क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। बस के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल आरोपित बल F, ये फिगर दिखाया गया, बल F लगाया गया। अब जितना बल लगाएंगे उतने इसमें आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाएगा F डैश। इसको क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानन बल। और अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या होगा? F डैश। जैसे देखिए F बल लगाएंगे इस पे तार पे नीचे की ओर कोई भार लटका दीजिए, बेल लटका दीजिए तो F बराबर mg बल लगेगा। ठीक उसी समय उसके विपरीत दिशा में डिफॉर्मिंग फोर्स या प्रत्यानन बल उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही इस F को हटाएंगे तो F डैश के कारण जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है वो बस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी। प्रतिबल बराबर होगा प्रत्यानन बल बटे क्षेत्रफल F डैश अपान A बराबर F अपान A। यहाँ पे F बराबर F डैश। प्रतिबल का मात्रक क्या होगा? F न्यूटन है बटे मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही दाब का भी होता है, बल बटे क्षेत्रफल। विमीय सूत्र क्या होगा? ml-1 t-2 हो जाएगा। अब प्रतिबल तीन तरह से होता है। जैसे किसी तार की लंबाई में वृद्धि करें, ऊर्ध्वाधर नीचे बल लगाइए तो उसको कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल
स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर होता है F/A। दूसरा अभिलंब प्रतिबल नॉर्मल स्ट्रेस किससे लिखते हैं? डेल्टा P से। देखिए डेल्टा P है, एक तरफ दाब परिवर्तन हुआ और दाब परिवर्तन क्या होता है? AB बल बटे क्षेत्रफल होता है। और तीसरा स्पर्श रेखीय प्रतिबल टेंजेंशियल स्ट्रेस दैट इज F/A। अब देखिए विकृत क्या होती है? स्ट्रेन। स्ट्रेन कहते हैं वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। और एक विमाहीन राशि फ्रैक्शनल चेंज इन दी साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले परिवर्तन भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। यानी वस्तु के आकार कितना चेंज हुआ बटे प्रारंभिक आकार क्या है, इस अनुपात को क्या कहेंगे? विकृत कहेंगे, स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज इन द साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब देखिए ये वस्तु पर विरूपक बल लगाने के अनुसार विकृत भी तीन तरह से होती। देखिए प्रतिबल तीन तरह से, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो विकृत तीन तरह से कौन? अनुदैर्ध्य विकृत, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे अनुदैर्ध्य विकृत क्या होगी? ये लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। जैसे तार है, किसी तार को खींचिए तो लंबाई में वृद्धि कितनी? स्मॉल एल, और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, तो L/L क्या हो गया? अनुदैर्ध्य विकृत। ये विमाहीन राशि, दोनों L है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं हो। दूसरा आयतन विकृत, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब मान लीजिए किसी गैस के आयतन में परिवर्तन करें तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, दर में भी ले सकते हैं। तो आयतन विकृत बड़ा डेल्टा V/V, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। अब अपरूपण विकृत शेयरिंग स्ट्रेन किससे लिखते हैं? थीटा से। किसी वस्तु पे अगर सब तरफ से फोर्स लगे तो वो अपने ओरिजिनल मूल स्थिति से डिफॉर्म हो जाएगी। मान लीजिए ये थीटा डिग्री है, जैसे ये मान लीजिए क्यूबिक कोई शेप है, नीचे फिगर बना हुआ, ये क्यूब मान लीजिए दिखाया गया, पहले डॉटेड लाइन कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखाई गई है, अब इस पे बल लगाया गया तो इसका आकार बदल गया। अब ओरिजिनल पोजीशन से मान लीजिए थीटा डिग्री चेंज हो गए, ये डॉटेड वाला जो स्ट्रक्चर है, तो थीटा डिग्री जो चेंज हुआ उसको क्या कहेंगे? शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे। और विकृत का कोई मात्रक नहीं हो। तो इससे तीन तरह से अनुदैर्ध्य विकृत स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, आयतन विकृत वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V/V, और अपरूपण विकृत शेयरिंग स्ट्रेन दैट इज थीटा। अब देखिए अगला आर्टिकल पढ़ेंगे हम हुक्स लॉ, हुक का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत पूछा जाता है। हुक का नियम तो यही है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल सदैव विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या इसको कहेंगे लघु विकृतियों। लघु विकृत मतलब स्मॉल स्ट्रेन। स्मॉल स्ट्रेन की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृत के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। और इनके अनुपात को क्या कहेंगे? प्रतिबल बटे विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो लघु विकृतियों स्मॉल स्ट्रेन की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन
और किसी दी हुई बस के पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकिरण का अनुपात एक नियतांक होता है। इट इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। किसी दी हुई बस के पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकिरण का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो किससे लिखते हैं? ई से। तो क्या रिलेशन हुआ? प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल समानुपाती विकिरण, तो प्रतिबल बराबर ई इंटू विकिरण, या ई को क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता गुणांक। ई बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे विकिरण। अब देखिए प्रतिबल 3 तरह से, विकिरण 3 तरह से, तो प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 तरह से हो जाएगा। ई का मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र क्या है? ml-1 t-2। और किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होता है वो बस उतनी अधिक प्रत्यास्थ कहलाती है। मतलब प्रत्यास्थता गुणांक जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक वो प्रत्यास्थ होगा। प्रत्यास्थता गुणांक निम्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस, वाई से लिखते हैं। दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस, इसको ई या बी से लिखते हैं। और दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, किससे लिखते हैं? ईटा से लिखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा 3 तरह से प्रतिबल, 3 तरह से विकिरण और 3 तरह से प्रत्यास्थता गुणांक। अब पहले देखिए, अब जैसे पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई है, इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल सदैव अनुदैर्ध्य विकिरण के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी longitudinal stress is directly proportional to longitudinal strain and the ratio is called Young's modulus। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल सदैव अनुदैर्ध्य विकिरण के अनुक्रमानुपाती होती है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको वाई से व्यक्त करते। दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अब ये भी वही डेफिनेशन हो जाएगी, वही हुक का नियम ही है सबकी डेफिनेशन। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत नॉर्मल अभिलंब प्रतिबल आयतन विकिरण के अनुक्रमानुपाती होती है, इसके अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकिरण, ये हो जाएगा। तीसरा दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। ईटा क्या है? जो तीसरा प्रतिबल है कौन सा है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपरूपण विकिरण के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसके अनुपात को क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसको ईटा से लिखते। ईटा लिखने का मतलब यन बनाइए और यन की जो दूसरी टांगे लंबी कर दीजिए, उसको क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हालांकि ये दृढ़ता गुणांक हटा दिया गया, लेकिन जब तुमको 2 याद होगा तो तीसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो इसलिए पढ़िए सब एग्जाम में उतना कम कर लीजिएगा। अब सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जब तक हुक का नियम लागू होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकिरण के अनुपात को उस बस के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे वाई से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई वाई। तो वाई किसके बराबर हो गया? वाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकिरण, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो एक तार है, ये तार पे बल लगाया गया है बराबर mg।
इसकी लंबाई बढ़ गई कितनी, डेल्टा, जो डॉटेड से दिखाया गया डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, एल थी। बल एफ लगाया गया, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हुआ, एफ बाई ए। अनुदैर्ध्य विकृत क्या हुआ, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। तो एफ बराबर क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृत, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत, वाई बराबर एफ अपान ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। तो दिस इज इक्वल टू एफ अपान ए इंटू कैपिटल एल अपान स्मॉल एल। एफ बराबर एम जी कर दें। भार मान लीजिए 5 किलोग्राम लटकाया, तो भार कितना हो जाएगा 5G, तो mg किया इंटू कैपिटल एल अपान पाई आर स्क्वायर एल। ये फार्मूला हो गया। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक में। y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। m क्या है, लटकाया गया भार, g क्या है त्वरण, l क्या है तार की प्रारंभिक लंबाई, पाई 22/7, r तार की त्रिज्या, स्मॉल l लंबाई में वृत्त। अब देखिए इसमें एक अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। वैसे आप देखिए तो आप ये समझते होंगे कि रबर को आप खींचे ज्यादा खींच जाएगा और स्टील के तार को खींचे कम खींच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। समान लंबाई की वृत्त के लिए जिसमें अधिक बल लगाना पड़े उसका प्रत्यास्थता अधिक होगी। अगर हम दो समान लंबाई और मोटाई के स्टील और रबर के तार ले लें और उनमें समान लंबाई वृत्त के लिए स्टील के तार पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा, अतः रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। सिद्ध भी कर सकते हैं। माना स्टील और रबर के यंग प्रत्याशा गुणांक अनुसार YS और YR है। अब देखो YS स्टील के लिए FL अपान A इंटू डेल्टा LS, लंबाई में वृत्त LS स्टील में, और रबर में YR बड़ा FL बटे A डेल्टा L इंटू R डेल्टा LR। तो YS अपान YR, YS अपान YR क्या हो गया, डेल्टा LR अपान डेल्टा LS। तो डेल्टा LR इज ग्रेटर देन डेल्टा LS। लंबाई वृत्त इसमें होगी, रबर में ज्यादा होगी, स्टील में कम होगी, यानी YS स्टील का यंग प्रत्याशा गुणांक ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो इस तरह से ये आज का ये है, पहले दिन का काम है। इसको आप सबसे पहले कॉपी पे लिखेंगे, फिर ये इस मेरे लेक्चर को 2 बार 3 बार जय बार इच्छा हो सुनिएगा, तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब बाकी आपका PDF लेक्चर नेक्स्ट डे भेजा जाएगा। बस आज के लिए इतना। इतिहास सता है, इतिहास इलाज